प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम आप सभी को जन्माष्टमी की अशेष शुभकामनाएं। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण के अंतर्गत संधि। संधि का तीसरा भेद विसर्ग। इससे पूर्व हम पढ़ चुके हैं कि संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं और उन भेदों के भी क्या क्या नियम हैं जिनसे हम उनसे संधि बनाने में आसानी हो, ऐसा हम जान सकते हैं। तो हमने जाना कि वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं, एक है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। स्वर संधि के अंतर्गत हमने यह जाना कि स्वर के साथ स्वर के मिलन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं और उनके क्या क्या नियम हैं उसे हमने प्रथम वीडियो में भली भांति समझ लिया। दूसरे वीडियो में हमने व्यंजन संधि के विषय में जाना। हमने जाना कि व्यंजन संधि में व्यंजन के साथ व्यंजन, व्यंजन के साथ स्वर या स्वर के साथ व्यंजन वर्णों का मेल होता है। व्यंजन संधि के भी अपने नियम हैं। त का नियम है, छ का नियम है, र का नियम है, म का नियम है। इन सारे नियमों को हम भली बात समझ गए और हमने जान लिया कि व्यंजन संधि हम किस तरह कर सकते हैं। इसके बाद हम विसर्ग संधि समझेंगे, जो संधि का तीसरा भेद है। इसमें हम यह जानेंगे कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं और उनके ऐसे कौन से नियम हैं जिन नियम को जान जाने पर हम विसर्ग संधि को भली भांति जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। कोई भी ऐसा शब्द मिल जाए तो हम जान सकते हैं कि इसमें कौन सी संधि है, या फिर जब हम उसे संधि विच्छेद करेंगे तो हम भली भांति विसर्ग के अनुसार हम उसका संधि विच्छेद कर सकते हैं। संधि विच्छेद के विषय में भी जान गए हैं कि दो वर्णों के मेल या विकार को हम संधि कहते हैं और संधि शब्दों को अलग अलग करना, यानी संधि युक्त शब्दों को, वर्णों को अलग अलग करना, यह संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद में हम क्या करते हैं कि संधि युक्त वर्णों को अलग अलग कर देते हैं। जैसे परम योग ईश्वर, परमेश्वर है तो परमेश्वर संधि है और परमेश्वर को अगर हम अलग करेंगे तो होगा परम योग ईश्वर, यह संधि विच्छेद है। तो विसर्ग संधि को भी हम भली भांति संधि विच्छेद कर सकते हैं यदि हम इसके नियमों को जान गए। तो सबसे पहले हम यह जान जाएं कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं। विसर्ग संधि वह संधि है जिसमें विसर्ग के साथ व्यंजन या विसर्ग के साथ स्वर वर्णों का मेल होता है। आप सबको पता है कि जो विसर्ग है इसमें 2 बिंदी लगाते हैं, यह है विसर्ग और इसका उच्चारण ह की तरह होता है। उच्चारण है ह, जैसे प्रातः, त में 2 बिंदी लगाए लेकिन उच्चारण है प्रातः। तो अब हम समझते हैं विसर्ग संधि के महत्वपूर्ण नियम। पहला नियम है विसर्ग का र बनाना। जो विसर्ग है इसका र बनाना। र कैसे हम बनाएंगे ये समझते हैं। विसर्ग से पूर्व, यानी विसर्ग लगा हुआ है, इससे पूर्व, ये विसर्ग है, विसर्ग से पूर्व अ आ के अलावा अन्य स्वर, यानी विसर्ग से पूर्व अ आ न हो, अ आ के अलावा क्या हो, ई से लेकर अ तक स्वर हो। ई उ ए ओ औ, यानी ई से लेकर अ तक स्वर हो। विसर्ग के बाद किसी वर्ग का, विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो। जैसे मान लीजिए क वर्ग है तो क का तीसरा वर्ण क्या होगा, क ख ग, ग होगा तीसरा, घ होगा चौथा और पांचवा होगा अंग। इसी तरह च वर्ग मान लेते हैं तो च छ ज, ज होगा तीसरा, झ होगा चौथा और य होगा पांचवा। च छ ज झ य। तो इस तरह तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा य र ल व वर्ण हो तो विसर्ग का र हो जाता है। विसर्ग गायब हो जाता है, उसकी जगह र हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं निह धन, निह योग धन, यहाँ नी के साथ में धन को जोड़ा जा रहा है। तो निह जो है ये देखिए ये विसर्ग है। विसर्ग से पूर्व यानी विसर्ग से पहले छोटी की मात्रा है, यानी छोटी ई। यहाँ पे ई स्वर है, विसर्ग निह है, विसर्ग के पहले छोटी ई है, यानी छोटी ई स्वर है। इसके बाद धन है। ये जो धन है यह किस वर्ग का है, तो यह है त का।
ट थ द ध, यानी ये चौथा वर्ण है। त वर्ग का चौथा वर्ण है ध, त थ द ध, तो ध है चौथा। यहाँ लिखा गया है तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो, तो ये है चौथा, त वर्ग का चौथा वर्ण है। विसर्ग से पहले ई स्वर है, इसलिए यहाँ र आएगा, र हो जाएगा। र किस तरह से हो जाएगा, तो देखिए इस तरह से होगा, यहाँ होगा निर्धन, निर्धन। ये देखिए यहाँ पे नी हो गया, घन हो गया, तो यहाँ र हो गया, हो जाता है ना। ये जो है विसर्ग का र बन जाएगा, तो ये जो नी है ये विसर्ग है, या र बन गया, तो हो गया निर्धन। नी है, ध है और न है, विसर्ग र बन गया, ये ऊपर में आ गया, तो हो गया निर्धन। इसी तरह नी है, न में छोटी की मात्रा यानी छोटी ई है, ई स्वर है। इसके बाद विसर्ग है, विसर्ग से पूर्व लगा है ई स्वर। इसके बाद अर्थक है, तो ये विसर्ग क्या होगा, र बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, निरर्थक, निरर्थक, ये हो जाएगा निरर्थक। ये निरर्थक क्यों हो गया यहाँ पे, यहाँ पर क्यों ऊपर में र हुआ, क्योंकि उसके बाद में स्वर नहीं है, इसलिए यह जो विसर्ग है यह आधा र बना, यानी स्वर विहीन र बना, स्वर विहीन व्यंजन बना, इसलिए यह ऊपर आ गया, क्योंकि स्वर विहीन है, इसमें स्वर नहीं है। लेकिन यहाँ पे अ है सामने, तो जब अ है तो यह स्वर विहीन के साथ यह अ हो गया, यानी पूरा व्यंजन बन गया है। अब ये स्वर विहीन नहीं रहा, यह जो र है, ये जो विसर्ग र बन रहा है, ये विसर्ग के आगे में अ है, अ यानी स्वर है, तो ये र और इसके साथ ये अ मिल गया, ये पूरा व्यंजन बन गया। पूरा व्यंजन बन जाने के कारण इसलिए पूरा र रह गया, ये र पूरा हुआ। इसी तरह दुह, ये जो दुह में देखिए विसर्ग से पहले ऊ है, ऊ, विसर्ग से पहले इसमें ये ऊ है, ऊ स्वर है, इसके बाद फिर ऊ आ गया, दोनों ऊ है, तो इसीलिए यह र बन गया, और इसमें ऊ की मात्रा भी लग गई, छोटा ऊ, ह्रस्व ऊ की मात्रा लग गई, तो यहाँ क्या हो गया, दुरुपयोग, दू, ये र जो विसर्ग है र बन गया, ये विसर्ग बन गया र, इसके बाद ऊ की मात्रा उसमें लग गई, इसके बाद पयोग हो गया, पयोग यानी दुरुपयोग, ये हो गया दुरुपयोग। इसी तरह आशी है, शी में विसर्ग है, विसर्ग से पहले बड़ी ई है, विसर्ग से पहले क्या है, बड़ी की मात्रा यानी बड़ी ई स्वर है, इसके बाद है व, वाद, ये यहाँ लिखा हुआ है य र ल व वर्ण हो, तो यहाँ पे व वर्ण है, व वर्ण कहाँ है, विसर्ग के बाद है, ये विसर्ग है, विसर्ग के बाद व वर्ण है, और विसर्ग से पहले बड़ी ई है, तो इस तरह यह र बन जाएगा। तो यहाँ पे चूंकि व है, स्वर नहीं है, इसलिए यह स्वर विहीन व्यंजन हुआ, ये जो र बनेगा ना वह स्वर विहीन हो जाएगा, इसलिए व के ऊपर लग जाएगा। उदाहरण के लिए आशीर्वाद, आशीर्वाद, ये देखिए ये र के ऊपर, ये जो र है ना व के ऊपर हो गया, व के ऊपर इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे व है, व क्या है, व्यंजन है, ये र बनना है इसे विसर्ग को, लेकिन यहाँ पे व्यंजन होने के कारण यह स्वर रहित व्यंजन बन गया, र हो गया स्वर रहित, इसलिए वो ऊपर है। यहाँ क्या हुआ था, यहाँ खुद अ स्वर है, इसलिए यह इसके साथ मिल जाने के कारण पूरा व्यंजन बन गया, इसलिए र पूरा यहाँ पर रह गया। तो इस तरह से आप इसे समझ गए होंगे। अब दूसरा नियम है, यह तो हमने समझा र बनाने का नियम, विसर्ग कैसे र बनता है, यहाँ विसर्ग जो है ना ये सब र बन गया। अब हम दूसरे नियम में समझेंगे ओ बनना, विसर्ग कैसे ओ बन जाता है, विसर्ग कैसे ओ बनता है। विसर्ग से पूर्व अवर्ण हो, विसर्ग से पूर्व अवर्ण हो, विसर्ग के बाद भी अवर्ण हो, विसर्ग से पूर्व अवर्ण होना चाहिए और विसर्ग के बाद भी अवर्ण होना चाहिए। देख लेते हैं कैसे। विसर्ग से पूर्व, ये विसर्ग है, विसर्ग से पूर्व अवर्ण होना चाहिए, अ होना चाहिए, और विसर्ग के बाद भी अ होना चाहिए, या अगर अ नहीं है तो किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होना चाहिए, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। एक क है, क ख
ग, घ और अंग। तो इसका क्या है, ये तीसरा ग हुआ, चौथा घ हुआ और एक अंग हुआ। एक किसका हुआ, तो एक प वर्ग का, एक प वर्ग का हुआ। इसी प्रकार तो मान ले जाते हैं, त, थ, द, ध और न। एक त वर्ग है, त वर्ग का तीसरा द हुआ, चौथा ध हुआ और पांचवा ये न हुआ। तो इस प्रकार विसर्ग से पहले अ हो या विसर्ग के बाद अ हो, अगर अ नहीं है तो किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण होना चाहिए। अगर यह वर्ण भी नहीं हो रहा है तो क्या होना चाहिए, य, र, ल और व वर्ण होना चाहिए। य हो, र हो, ल हो और वर्ण हो, तो क्या होगा, विसर्ग ओ में बदल जाएगा, विसर्ग हो जाएगा ओ, विसर्ग ओ हो जाएगा। ये ओ की मात्रा लग जाएगी इसमें, विसर्ग में ओ की मात्रा लग जाएगी, विसर्ग ओ हो जाएगा। एक बात फिर मैं आपको समझा देता हूं, विसर्ग से पूर्व अगर अ है या विसर्ग के बाद अ है, अगर अ नहीं है तो किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण है। अगर ये भी नहीं है तो य, र, ल और व है विसर्ग के बाद, तो विसर्ग ओ में बदल जाएगा, विसर्ग हो जाएगा ओ। अब हम उदाहरण के साथ समझते हैं, उदाहरण के साथ समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए अधः, अधः, अधः के साथ में गति। इसी प्रकार तपः, तपः के साथ गति, तपः के साथ बल। इसके बाद रजः, रजः के साथ में गुण। उसके बाद यशः, यशः के बाद में दा। अब ये देखिए, ये अधः है, ये विसर्ग है, लिखा गया ना विसर्ग से पूर्व। तो विसर्ग से पूर्व क्या है, ध है। इस ध में अ छिपा हुआ है, आपको पता ही है, ध और ये अ, तब जाके बना है व्यंजन ध। अगर ध पूरा व्यंजन है इसका मतलब इसमें अ स्वर छिपा हुआ है, क्योंकि व्यंजन अ की सहायता से बोले जाते हैं। तो यहाँ पे विसर्ग से पहले अ है और विसर्ग के बाद एक ग है। तो विसर्ग के बाद ये जो ग है, ये ग किस वर्ग का है, तो क वर्ग का, क, ख, ग, यानी क वर्ग का ये तीसरा वर्ण है, क वर्ग का ये तीसरा वर्ण है। लिखा हुआ है ना कि किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, तो क वर्ग का ये तीसरा है। अब तीसरा है ग, तो क्या हो जाएगा, ये ओ बन जाएगा। तो अधः और ये हो जाएगा गति, तो हो जाएगा अधोगति, अधोगति, ये हो गया अधोगति। इसी तरह तपः है, प है, प में भी अ छिपा हुआ है, क्योंकि प अ, प पूरा व्यंजन है इसलिए उसमें अ छिपा हुआ है। इसके बाद ब है, ये देखिए ब है, ये ब क्या है, तो ब प वर्ग का है, प, फ, ब, भ और म। तो इसमें प वर्ग का ये तीसरा वर्ण है व, इसलिए ब है यहाँ। तो क्या हो जाएगा, ये तपोबल हो जाएगा, तपोबल, तपोबल, क्योंकि ये जो विसर्ग है वो ओ की मात्रा में बदल जाएगा, इसलिए वो हो जाएगा तपोबल। इसी तरह रजह, रजह में ज में अ छिपा हुआ है, इसके बाद गुण है। तो आप सबको पहले मैं बता चुका हूं कि जो ग है क वर्ग का तीसरा वर्ण है, ये हो जाएगा रजोगुण, रजोगुण। इसी तरह यशः, यहाँ विसर्ग है, विसर्ग से पहले श है, आपको पता है 100 में और छिपा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे और है। इसके बाद ये दा है, ये जो दा है में द है, द किस वर्ग का है, तो का है, तो, थ, द, ध और न, क वर्ग का यह तीसरा वर्ण है द। तो आपको बताया गया है कि किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, तो तीसरा द है, तो द आ गया यहाँ पे, तो इसलिए यह ओ में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यशोदा, 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 यशोदा में बदल जाएगा। इसके बाद फिर हम दूसरे नियम भी देखते हैं। अब हम विसर्ग का स होना समझते हैं, यानी जो विसर्ग है वह स वर्ण में कैसे बदल जाता है। पहला नियम है, किसी विसर्ग के बाद, यानी विसर्ग है
उस विसर्ग के बाद त या स हो तो त वर्ण हो या स वर्ण हो तो विसर्ग स में बदल जाता है। जैसे उदाहरण के लिए विसर्ग है, देखिए ये विसर्ग है नमः धन ते, नमः में ये विसर्ग है। विसर्ग से पहले क्या है, विसर्ग से पहले म है, ठीक है। इसके बाद क्या है, त है। तो लिखा हुआ है विसर्ग के बाद, यानी इस विसर्ग के बाद यदि त आए या स आए तो त स में बदल जाता है और स तो स रहेगा ही। तो नमः और ते, यानी विसर्ग के बाद ते आया है तो यह विसर्ग स में बदल जाएगा। तो क्या होगा, नमस्ते। ये हो गया नमस्ते। अब ये नमस्ते क्या है, संधि है। अगर कभी नमस्ते शब्द आ जाए और कहा जाए कि इसका संधि विच्छेद कीजिए तो आपको लिखना पड़ेगा नमः धन ते। नमस्ते का संधि विच्छेद होगा नमः धन ते, नमः यानी विसर्ग लगा हुआ है। इस तरह निह संतान, तो कहा गया ना विसर्ग के बाद यदि स आता है तो वह स में बदल जाएगा। या निह के बाद संतान में स आया है तो क्या हो जाएगा, निसंतान हो जाएगा, निसंतान। ये हो जाएगा निसंतान। ये देखिए हो जाएगा निसंतान, निसंतान, निसंतान शब्द बन जाएगा। इसके बाद अब यहाँ पे देख लीजिए नी है विसर्ग, उसके बाद तेज है, फिर ते आया है तो ये जो विसर्ग है वह स में बदल जाएगा। क्या होगा, निस्तेज बन जाएगा, निस्तेज, निस्तेज। ये हो जाएगा निस्तेज। इस तरह दु है और साहस है, विसर्ग है दु, उसके बाद में स आया है तो ये स में बदल जाएगा, विसर्ग स में बदल जाएगा। ये हो जाएगा दुस्साहस, दुस्साहस, दुस्साहस। तो यह क्या है, ये सही संधि है, यह शुद्ध संधि है। ये हो जाएगा दुस्साहस, यह हो जाएगा निसंतान। लेकिन हम जब हिंदी में लिखते हैं तब हम ये निसंतान नहीं लिखते बल्कि निसंतान लिखते हैं। ये धन को हटा दिया जाता है, निसंतान ऐसा लिखा जाता है। हम लिखते हैं इसे हिंदी में निसंतान, लिखने में निसंतान लिखा जाता है, लेकिन सही अगर हम संधि करेंगे तो हो जाएगा निसंतान, क्योंकि विसर्ग स में बदल जाएगा। इस तरह दुस्साहस, तो हम सही का अगर संधि करें तो दुस्साहस में जो विसर्ग है वह स में बदल जाएगा तो हो गया दुस्साहस। एक आधा स आ जाएगा, इसके बाद साहस हो जाएगा। ये आधा स क्यों हुआ, क्योंकि यह स्वर विहीन है, क्योंकि वहां स्वर तो है नहीं, इसलिए जो विसर्ग है वो आधा स में यानी स्वर विहीन स में बदल गया है, इसलिए आधा स हो गया, ठीक है। लेकिन जब हम लिखते हैं तो ये लिखते हैं दुस्साहस, दुस्साहस। लिखने में दुस्साहस लिखा जाता है, निसंतान लिखा जाता है। लेकिन जब हम इसका विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो निह और संतान हो जाएगा, और जब इसका हम संधि करेंगे तो निसंतान हो जाएगा। ये हो जाएगा निसंतान। इसी तरह दूसरा नियम देख लीजिए, विसर्ग से पूर्व यानी विसर्ग है, विसर्ग से पूर्व यानी पहले अ या आ हो तो और बाद में क हो तो विसर्ग स में बदल जाएगा। यानी विसर्ग से पूरे, देखिए विसर्ग है, आराम से समझिए, विसर्ग है, ये विसर्ग है ना, विसर्ग से पूर्व यदि अ या आ हो, ये विसर्ग है, इससे पूर्व म है। आपको पता है म व्यंजन वर्ण है और व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, अतः म में अ छिपा हुआ है, यानी म में अ है, यानी अ स्वर है। इसके बाद क है, तो साफ साफ बताया जा रहा है कि विसर्ग से पूर्व अ हो या आ हो और बाद में क हो तो ये विसर्ग बदल जाएगा स में। तो देखिए नमः है, उसके आगे विसर्ग है, यानी विसर्ग से पूर्व म है, म में अ छिपा हुआ है यानी अ स्वर है। इसके बाद क आ गया तो ये क्या हो जाएगा, ये जो विसर्ग है वह स में बदल जाएगा। तो क्या होगा, नमस्कार। ये हो जाएगा नमस्कार। अब इस नमस्कार का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो संधि विच्छेद क्या होगा, नमः और कार,
इस नमस्कार का संधि विच्छेद हो जाएगा नमः और कार, और नमः और कार का संधि करेंगे तो हो जाएगा नमस्कार, क्योंकि ये जो विसर्ग है वह सौ में बदल जाएगा। सौ में इसलिए बदलेगा क्योंकि विसर्ग के आगे क है और विसर्ग के पूर्व अ है। इसी तरह भाह धन कर, तो यहाँ भाह में विसर्ग है, विसर्ग से पूर्व क्या है, आ है, क्योंकि भौ में आ की मात्रा लगी है, यानी यहाँ पे आ है। साफ साफ कहा जा रहा है विसर्ग से पूर्व अ या आ हो। यहाँ तो अ है, मौ में अ है, लेकिन यहाँ भा है, यानी भौ में आ की मात्रा है, यानी यहाँ पे आ स्वर है। इसके बाद फिर आगे क है, यानी विसर्ग से पूर्व आ है, विसर्ग के बाद क है, तो विसर्ग सौ में बदल जाएगा। ये हो जाएगा भास्कर, भास्कर, ये हो जाएगा भास्कर। अब भास्कर का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो होगा भा और कर, भा धन कर। इस तरह अब हम इसके कुछ और नियम समझ लेते हैं। अब हम विसर्ग का मूर्धन्य स होना समझेंगे। ये है विसर्ग, ये विसर्ग है, इसका श यानी मूर्धन्य स होना। आप सबको पता है कि 3 प्रकार के श होते हैं। ये पहला है दंत श, इसके बाद है ये तालव्य श, इसके बाद ये मूर्धन्य श। तो यहाँ पे मूर्धन्य स होना, विसर्ग, ये विसर्ग है, विसर्ग के पहले ई यानी छोटी ई हो या ऊ हो, छोटी ई या छोटा ऊ हो, और उसके बाद क ख ट ठ प फ, यानी कि क वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण, यानी क ख, ट वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण ट ठ, और प वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण प और फ यदि हो तो जो विसर्ग है वो सौ में बदल जाता है। विसर्ग किस में बदल जाता है, सौ में बदल जाता है। जैसे निह, ये विसर्ग है, विसर्ग से पहले एक छोटी ई है, छोटी ई यानी ह्रस्व ई स्वर है, इसके बाद क्या है ना, क है, क वर्ग का पहला वर्ण है, तो क्या हो जाएगा, ये सौ में बदल जाएगा, ये मूर्धन्य सौ में बदल जाएगा, ये हो जाएगा निष्कलंक, निष्कलंक। ये देखिए, ये नी से पहले ये छोटी है, उसके बाद एक प है, तो क्या होगा, निष्कलंक, ये मूर्धन्य स बन गया, निष्कलंक। इसी प्रकार नी है, नौ के पहले छोटी है, इसके बाद फिर एक प हो, तो ये जो विसर्ग है वह मूर्धन्य स में बदल जाएगा, तो हो जाएगा निष्कपट, निष्कपट, निष्कपट हो गया। उसी प्रकार नी है, नौ में छोटी है, इसके बाद प्राण है, ये जो प है, प वर्ग का पहला, प वर्ग का पहला वर्ण है, निष्प्राण, प वर्ग का पहला है, इसलिए हो जाएगा निष्प्राण, इसमें सो हो जाएगा, निष्प्राण, निष्प्राण हो गया, क्योंकि प वर्ग का पहला वर्ण प है, और यहाँ विसर्ग के पहले छोटी है, विसर्ग के बाद प है। इसी तरह विसर्ग से पहले छोटी है, विसर्ग के बाद में फ है। ये फ क्या है, प वर्ग का दूसरा वर्ण है, देखिए प वर्ग का दूसरा, प फ, तो फ यानी दूसरा वर्ण है प वर्ग का, तो यहाँ पे फिर ये मूर्धन्य स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, निष्फल, निष्फल, ये हो गया निष्फल, निष्कलंक, निष्कपट, निष्प्राण और निष्फल। इसी प्रकार धनु है, ये देखिए अभी तक यहाँ हमने छोटी देखी, तो क्या लिखा है ना, छोटी और छोटा ऊ, यहाँ हमने छोटी को देख लिया। अब यहाँ धनु है, विसर्ग के पहले छोटा ऊ है, इसके बाद क्या है, ट है, ट वर्ग का पहला वर्ण, तो हो जाएगा ये मूर्धन्य स में, तो क्या हो जाएगा, ये धनुष टंकार, धनुष टंकार, ये बदल जाएगा स में, तो हो जाएगा धनुष टंकार। इस तरह चतु है, क है, विसर्ग से पहले ऊ है, चतुः यानी ऊ है, ऊ स्वर है, इसके बाद प है, प क्या है, प वर्ग का पहला वर्ण, तो हो जाएगा चतुः पद, यहाँ पे मूर्धन्य से हो जाएगा, तो लिखा जाएगा चतुष, चतुष्पद, चतुः पद हो जाएगा चतुष्पद। अगर इसे हम संधि विच्छेद करेंगे तो लिखना पड़ेगा चतुः पद, इसका संधि है चतुष्पद। धनुष टंकार का हो जाएगा समास संधि विच्छेद धनुः टंकार। निष्प्राण का संधि विच्छेद हो जाएगा निह प्राण। इस तरह हम कुछ और नियम समझ लेते हैं। अब हम विसर्ग का लोप होना समझेंगे। अभी तक हमने क्या देखा कि जो विसर्ग है किसी न किसी वर्ण में बदल जाता है। कभी विसर्ग र बन जाता है,
कभी विसर्ग दंत श बन जाता है, कभी विसर्ग मूर्धन्य श बन जाता है। लेकिन अब यहाँ विसर्ग ही गायब हो जाएगा, विसर्ग नहीं रहेगा और उसकी जगह कोई नया वर्ण भी नहीं आएगा। तो नियम क्या है हम समझते हैं। विसर्ग से पूर्व यानी विसर्ग से पहले अ या आ हो और बाद में कोई भिन्न स्वर हो जाए। भिन्न स्वर का मतलब अ न हो और आ न हो, अ और आ के अलावा कोई स्वर हो जाए तो क्या हो जाता है, विसर्ग का लोप हो जाता है। उदाहरण के लिए अतः, ये देखिए अतः है, ये विसर्ग है, विसर्ग से पहले अ है क्योंकि तो में अ छिपा हुआ है इसलिए यहाँ पे अ है। इसके बाद क्या है, एव है। एव में ए एक भिन्न स्वर है, अ नहीं है कि आ भी नहीं है, यह ए एक भिन्न स्वर है इसलिए क्या हो गया, यह जो विसर्ग है वह हट जाएगा, विसर्ग हट जाएगा और ये दोनों आपस में मिलके क्या बन जाएंगे, अतएव, ये अतएव बन गए, अतएव बन गए। यानी अतः का ये विसर्ग हट गया और एव इसके साथ मिल गया, ये बन गया अतएव। इसके बाद दूसरा नियम देखिए, विसर्ग का भी यहाँ लोप हो जाता है। पूर्व स्वर का दीर्घ स्वर होना, यानी यहाँ पे जो पूर्व स्वर है उसका दीर्घ हो जाता है। यहाँ हमने देखा विसर्ग का लोप हो गया यानी विसर्ग जो है वो हट गया, अतः और ये आपस में मिलके अतएव बन गए क्योंकि यहाँ पर अ स्वर है और यहाँ पर अ और आ के अलावा यानी भिन्न स्वर है। यहाँ पे क्या है, स्वर का दीर्घ हो जाना। जैसे विसर्ग है, विसर्ग के बाद यदि र हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और पूर्व का दीर्घ बन जाता है। जैसे उदाहरण के लिए विसर्ग है, विसर्ग के बाद में र आ गया, यहाँ विसर्ग के बाद र आ गया है तो क्या होगा, एक विसर्ग गायब हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा और ये छोटी की जो मात्रा है यह बड़ी की मात्रा में बदल जाएगी। यानी जो स्वर है वह दीर्घ हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, स्वर ह्रस्व है यानी छोटी ही है, यह दीर्घ ही बन जाएगी। उदाहरण के लिए नीरव, नीरव, ये देखिए यहाँ पे बड़ी, ये जो नौ में यहाँ छोटी है, विसर्ग है उसके बाद र है, क्योंकि विसर्ग के बाद र है तो जो नौ है ये छोटी की जगह बड़ी बन जाएगी और विसर्ग गायब हो जाएगा, इसलिए नौ बड़ी बन गई और विसर्ग गायब हो गया। ये जो छोटी है वो बड़ी बन गई, यहाँ पे छोटी के जगह में बड़ी यानी यहाँ नी, इसमें बड़ी की मात्रा लग गई, विसर्ग गायब हो गया। इस तरह निह और रस है, विसर्ग है उसके बाद में र आया है तो यहाँ क्या होगा, विसर्ग गायब हो जाएगा, ये निरस हो जाएगा। लेकिन विसर्ग से पहले छोटी है, ये जो छोटी है बड़ी में बदल जाएगी यानी दीर्घ हो जाएगा। लिखा हुआ है ना, दीर्घ किया जाता है यानी दीर्घ हो जाता है तो क्या हो जाएगा, ये नीरस, ये देखिए हो गया नीरस, नीरस। ये जो छोटी है यह बड़ी में यहाँ बदल गई। तो इस तरह आपने विसर्ग को भली भांति समझ लिया होगा। अब विसर्ग से संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो आप उसे आसानी से कर सकते हैं। इससे पूर्व हम व्यंजन भी समझ चुके हैं और उससे पूर्व हम स्वर भी समझ चुके हैं। इस तरह हम व्यंजन के संधि के अंतर्गत स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को भली भांति समझ चुके हैं। इसलिए इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आए, संधि से संबंधित कोई भी प्रश्न आए, आप उसे आसानी से हल कर सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूं। धन्यवाद।